हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है और आपको ये फ्रॉड से बचा सकता है। तो एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा था कि मैंने लोन करवाया था किसी वेंडर के थ्रू, कैप्री ग्लोबल से। और जब लोन करवाया था तो जो मेरा सेलर था उससे मेरी तय हुई थी कि इतना इतना अमाउंट है और इस पे कुछ जो भी खर्चा होगा वो हम दे देंगे। हालांकि मेरी किसी भी वेंडर से बात नहीं होती किसी भी प्रकार के कमीशन के लिए, क्योंकि मेरे पास में कोई इश्यूज थे ही नहीं। अगर जो इशू था वो केवल सिविल स्कोर का था, बाकी कोई इशू था नहीं। बाकी सारे जेन्युइन पेपर्स थे, सारी प्रोफाइल अच्छी थी। तो मुझे जो लोन मिला उस लोन के बाद में क्या हुआ कि मेरी रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री होने के बाद में वो लोग मुझसे कमीशन मांगने लग गए 2%, जबकि 2% होता नहीं है। मैंने उनको 10,000 रुपये दे दिए और उसको देने के बाद में क्या हुआ कि वो लोग मेरे घर आने लग गए, मुझे धमकियां देने लग गए। फिर उन्होंने क्या किया कि जब लोन अमाउंट जो मुझे मिलने वाला था उसका एक एग्रीमेंट करवाया हुआ था। अब उस एग्रीमेंट के टाइम पे उन्होंने 12 चेक लेने थे, 12 की जगह लेकिन उन्होंने 16 चेक ले लिए मुझसे। और वहाँ उन्होंने बहुत ही तगड़ा गेम खेला। मैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ था कि इन बैंक ने भेजा है, इनको बैंक ने भेजा है तो मतलब सही तरीके से ही इनको भेजा होगा। तो वो सारी चीज़ें समझ करके मैंने इनको चेक दे दिए। अब चेक पे कभी भी नोटिस करने वाली बात है आपको, ये मेरा थोड़ा सा बचपना था या मेरी कह सकते हो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। कभी भी किसी भी केस में कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी व्यक्ति और कोई भी अदर पर्सन जो भी चेक मांगता है आप उसके नाम का चेक काट करके दीजिए, बाकायदा बाई अकाउंट या फिर उसके नाम से प्रॉपर लिख करके अपने हाथ से ही दीजिए। चाहे वो सिक्योरिटी पर्पज से हो, चाहे वो आपका गिफ्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। अगर चेक का इशू होता है तो कल को आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब मेरे साथ में क्या हुआ, जो 12 चेक बैंक में लगाने थे 16 ले लिए उन्होंने। 16 में से उन्होंने नेक्स्ट जो 13वां चेक था उन्होंने अपने नाम से भर के, उन्होंने ये भी गड़बड़ की। उन्होंने अपने नाम से ना भर के किसी थर्ड पर्सन के नाम से भर लिया और भरने के बाद में वो 50,000 रुपीज़ मेरे करंट अकाउंट से कैश करवा ली। अब कैश करवा ली उसके बाद में तो मैं परेशान एकदम से कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने चेक दिया हुआ है। अब उसके बाद में मैंने एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर लॉन्च करने के बाद में आपको पता है कि पुलिस वाले कैसे काम करते हैं, हमारी कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, उसके लिए तो कुछ भी कहने की ज़रूरत है नहीं मुझे। सबसे घटिया जो कानून व्यवस्था है वो अपने देश की है। और वहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारे पुलिस कर्मचारी इतने गंदे हैं जो कि रिश्वत के लिए ही बैठे हुए हैं वहाँ पे। और सब लोगों को रिश्वत चाहिए होती है, 3 से 5,000 रुपये, 10,000 रुपये उनको डेली बेसिस पे उनको खर्चा दो तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब उसके बाद में वहाँ से अगर वो किसी भी तरह से गिरफ्तार करके लेके आ गए उन पार्टी को, और गिरफ्तार करने के बाद में उन्होंने जो बकाया राशि थी वो राशि मैंने अपनी वापस ले ली उनसे। और हालांकि इस चीज़ में वापस आने के कोई चांसेस थे नहीं, मैं 50,000 रुपीज़ खो चुका था, लेकिन उनको सबक सिखाना ज़रूरी था। और वो किसी भी तरह से मैंने अपनी जैक लगाई और कह सकते हो कि अच्छे तरीके से उनको टैकल किया। और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले जो लोग हैं वो भी बहुत उछल रहे, अरे तुम कमीशन नहीं दोगे क्या, फ्री में सब चाहते हो, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, बहुत सारी बकवास बातें हुई थी। लेकिन मेरी तरफ से भी थोड़ा सा कह सकते हो कि जैक था। और साफ सी बात बता रहा हूँ, रिश्वत दी थी मैंने। रिश्वत देने के बाद में वो लोग मेरा पक्ष ले रहे थे और उस रिश्वत की वजह से ही मेरे 30,000 रुपीज़ उसमें से रिकवर हो गए। और 20,000 रुपीज़ मैंने उनको छोड़ दिया कि ठीक है कमीशन के बेसिस पे आप ले लो, हटाओ। क्योंकि मेरी जेन्युइन इच्छा थी कि आपने अगर जितना काम किया है उतना आप ले लीजिए। अब हुआ ऐसा था कि इनको जो टाइम मिला था 30 डेज़ का टाइम दिया गया था कि 30 डेज़ में हम लोन करा के दे देंगे। अब 30 डेज़ में क्या हुआ था कि इन्होंने लोन नहीं करवाया और मेरा जो लोन मेरा प्रॉपर्टी एग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो गया। तो कल को सेलर मुझे ये भी कह सकता था कि भाई आपका तो एग्रीमेंट ही एक्सपायर हो चुका है, अब तो हम किसी और को बेचेंगे, और नहीं तो हम 45 लाख में बेचेंगे, 50 लाख में बेचेंगे अपनी जगह को। जो 30 लाख की जगह है या 40 लाख की जगह है उसका वो डबल भी मांग सकता है। अब आप तो फंस जाओगे इस जगह पे। तो सेम चीज़ें मेरे साथ हुई। अब मैंने किसी भी तरह से उस चीज़ को हैंडल किया। हैंडल करने के बाद में जब लोन इनसे नहीं हुआ, मैं खुद अपना बैंक में भागा, बैंक में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए, नई से जो भी इश्यूज़ हो रहे थे, जो भी बैरियर आ रहे थे, उन सारे बैरियर्स को खुद जा कर के मैंने सॉल्व किया। और एडवोकेट से मिलना हो या बैंक में मिलना हो, सब लोगों से मैंने खुद जा कर के मिला। और फिर भी वो लोग मुझे कह रहे हैं कि मेरा कमीशन बनता है। जब मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ, अगर मुझे ही एफर्ट करने पड़ रहे हैं तो फिर आपका कमीशन किस बात का बनता है, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद में हुआ ये कि उनको जब पुलिस गिरफ्तार करके लेके आ गई, गिरफ्तार करने के बाद मैं उनसे पैसे दिला दिए
और उनकी भी भारी कर दी थोड़ी जेब, तो सारा मैटर सॉर्ट आउट कर दिया। सो मोटिव मेरा यही है कहने का कि अगर आप किसी भी तरह का लोन ले रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा कभी भी किसी भी व्यक्ति को चेक ना दें एक्स्ट्रा। जो भी चेक दें, कंपनी बैंक जो भी मांग रही है, बाकायदा लिखित में एक एग्रीमेंट लें, एग्रीमेंट करके ही चेक दें। अदरवाइज आपके चेक का मिसयूज हो सकता है और आपको जेल जाना पड़ सकता है। हमेशा याद रखना, चेक ब्लैंक किसी को मत देना, चाहे वो आपका कितना ही करीबी हो। अदरवाइज धारा 138 NI एक्ट के तहत आप पे मुकदमा दायर हो जाएगा और फिर बाद में समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी ज़रूरी थी मेरे लिए, और मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि मेरे जैसे हो सकता है काफ़ी लोग हैं जिनको ये चीज़ की नॉलेज नहीं है। अब मैंने तो उसको 20,000 का लॉस झेल लिया, लेकिन मे भी हो सकता है कोई नहीं झेल पाए। तो आप सभी भाई बहनों से, सभी मेरे यार दोस्तों से कहना है, अवेयर रहें हर चीज़ के बारे में, थोड़ा सा जानकारी डेप्थ में लें। चाहे वो आप चीज़ें भले ही से नहीं मिल पा रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर जानकारी पूरी की पूरी लें। हर बैंक में जाकर के, हर एक प्लेसमेंट ऑफिस पे जाकर के, वहाँ जाकर के ही पूरी इन्फॉर्मेशन लें। बैंक मैनेजर से बात करें, जो भी ऑथराइज पर्सन है उससे जाकर के बात करें, तभी कोई भी डॉक्यूमेंट अपना प्रोवाइड करें। ये मेरे साथ में जो स्कैम हुआ वही मैं आपको रिवील करके बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लगभग 7 दिन के अंदर अंदर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेंटली मैं एकदम से डिप्रेशन में जाते जा रहा था, क्योंकि हर आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं हो रही हैं घर बनाने में। तो खैर फाइनली भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। अब आप ये स्माइल भी देख सकते हैं मेरे चेहरे पे, क्योंकि अब हर एक बैरियर को मैं तोड़ चुका हूँ और हर कहानी को मैं एक हैप्पी एंडिंग बनाना चाह रहा हूँ। और शायद आप सभी लोगों का साथ चाहिए उसमें। ये मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा ऑफिस होने वाला है। ये देखें अभी पीछे कैसा माहौल है। अभी ये देखिए शानदार जगह बन चुकी है हमारी। ये बाहर से उजाला आ रहा है। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो फाइनली आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अगर अब तक देखा है तो मेक श्योर प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए मैं लाता रहूँगा बहुत ही शानदार इंटीरियर, होम मेकिंग और अपनी मेहनत से बना हुआ घर का एक प्रॉपर व्लॉग। तो बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।